पीडीएम किसी सूरत में इमरान खान को सियासत में कबूल नहीं कर सकती। ये तो अभी सिलसिला शुरू किया है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इंतकाम लेने का, अब ये बहुत आगे तक जाएगा। और इमरान खान, ये अब तारीख और आज 5 बजे आप मुझसे बात कर रही हैं, आप नोट कर लें, आज से 3 महीने के बाद इमरान खान साहब और इतने ज्यादा फंस और धंस चुके होंगे मसाइल के अंदर कि इनके लिए निकलना और मुश्किल हो जाए। तो ये जो मिर्जा साहब बार बार कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचा लूंगा, उन्होंने तो मतलब काम दिखा दिया हुआ है। मतलब टेक्निकल तो आप हर चीज में डिफॉल्ट है। आप जब बैंकों को पैसे नहीं दे रहे डॉलर, बैंक आगे जो है सारिफ को पैसे नहीं दे रहे, आपको कर्जा कोई नहीं दे रहा, तो मतलब आप तो मतलब किस तरह की बातें करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती इसकी बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों से भरपूर दिन है आजकल और हर रोज़ हैपनिंग्स होती हैं। आज बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रही है पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, फिर वहाँ गए भी और एक करारदाद भी वहाँ पर पेश की गई एहतजाजी। लेकिन F9 पार्क में जो आज एक जलसा होने वाला है जहाँ पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान भी आज खिताब करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन एक हुकूमती कोशिशें हैं कि किसी तरीके से इमरान खान पर और पीटीआई पर प्रेशर बनाया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो इत्तेहादी पार्टियों का इजलास हुआ उसमें इमरान खान को नाअहल कैसे करवाया जाए, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। अच्छा, ये इतलात भी सामने आई हैं कि तहरीक इंसाफ के मुतादिल लीडर्स के खिलाफ हुकूमत की जानिब से मुकदमात भी कायम किए जाएंगे और उनका नाम ECL में डाला जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ आने वाला जो फैसला है उसके बाद हुकूमती पार्टियों का ये फैसला गैर मुतवक्के तो नहीं है नाजरीन, लेकिन इसे गैर दानिशमंदाना ज़रूर कहा जा सकता है। बेहतर होता है कि हुकूमत इस मामले में फरीक बनने से गुरेज करती और गैर कानूनी इक़दाम पर इलेक्शन कमीशन को अपने तौर पर ही कार्रवाई करने देती। अगर हुकूमत सियासी ज़रूरतों के तहत सरगर्मी दिखाने की कोशिश ना करती तो मुल्की सियासी माहौल में ज़ब्त और हौसला और फराग दली की एक और बेहतर मिसाल कायम की जा सकती थी। ताहम मौजूदा सनसनीखेज माहौल है, अब इसमें इसका इम्कान मादूम होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म सामने आने के बाद लंदन में मुकीम मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर वतन वापसी के वालों से खबरों में हैं। इतलात ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने अब शहबाज शरीफ को 17 अगस्त की डेडलाइन दी है और ये कहा है कि 17 अगस्त तक तमाम जो सियासी फैसले हैं वो लिए जाएं, वरना मैं खुद वतन वापस आऊँगा। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी आम इंतखाबात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वही इलेक्शन कमीशन जो अभी कुछ अरसे पहले ये कह रहा था कि इतनी जल्दी इलेक्शंस मुमकिन नहीं है, अब वहाँ हल्का बंदियाँ भी हो गई हैं, वहाँ तमाम तैयारियाँ भी हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। क्या मुल्क की मौजूदा सियासी माहौल में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकता है? फिर आज एक और चीज़ हुई है, तोशाखाना रेफरेंस जो मंजूर करने का फैसला किया गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, वहाँ भी 62(1)(f) की कार्रवाई के लिए जो दरख्वास्त जो है वो दी जा रही है। मुल्क की मईशत की अगर हम सूरत हाल देखें, डॉलर भी नीचे आ रहा है। ये डॉलर कैसे नीचे आ रहा है? क्या ये मसनूई तरीके से नीचे लाया जा रहा है? जो उससे पहले ऊपर था, क्या वो मसनूई तरीका था? इन सब चीज़ों से फ़ायदा किसको हुआ है? महंगाई कुछ कम होगी? क्या स्टेबिलिटी आ रही है मुल्क में या नहीं आ रही है? इस तमाम तर सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं आज अपने प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करूँगी। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। अमीर अब्बास को हम वेलकम करेंगे। अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपका तजिया हम लेंगे। अज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून हैं, उनकी कानूनी राय आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि बार बार 62(1)(f) की जो बात की जा रही है, कहाँ कहाँ ऐसा मुमकिन हो सकता है, ये ज़रा उनसे बात करेंगे। और हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, हम अपने नुमाइंदगान सबसे पहले बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें नादरा चौक से नूरुल अमीन दानिश, उनसे हम बात करेंगे वहाँ की सूरत हाल में। और F9 पार्क में जाहिद फारूक हमारे साथ हैं, ज़रा वहाँ पर जलसे की सूरत हाल हम जानेंगे जो 7:30 बजे आज खिताब भी है पीटीआई चेयरमैन का। तो पहले हम F9 पार्क चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं। जाहिद बताइएगा, सुबह से हम हमें मुख्तलिफ जगहों से इस्लामाबाद की अपडेट कर रहे हैं। वैसे तो पूरा इस्लामाबाद ही एक तरीके से रेड जोन बनाया गया है, हर तरफ कंटेनर्स, रुकावटें लगाई गई हैं, लेकिन F9 पार्क में आज जलसा होने जा रहा है। क्या तैयारियाँ हैं और क्या गहमा गहमी आप यहाँ पर आज देख रहे हैं? अच्छा, जाहिद फारूक से अभी रब्ता हम कर रहे हैं। जब तक हम नूरुल अमीन के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश जो कि नादरा चौक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नूरुल अमीन, आप बताएं, आप भी हमें सुबह से अपडेट कर रहे हैं यहाँ की सूरत हाल। अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ नादरा चौक पे?
देखिए, नादरा चौक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जहाँ पर वक्तन फ़वक्तन आए और फिर जब उनको पता चला कि आज जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो F9 पार्क में है, तो वो यहाँ से F9 पार्क को रवाना हुए। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, कल रात से यहाँ पर जो है तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ कि जो एहतजाज है वो मुंतकिल हो गया F9 पार्क, तो उसके बाद से पुलिस भी अब बिल्कुल यहाँ पर इक्का दुक्का दिखाई दे रही है। और अमेरिका में भी देख सकते होंगे कि जो निज़ाम ज़िंदगी है वो यहाँ पर कुछ हद तक चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अब पुलिस वाले उस तरह से जो यहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं वो तो नहीं हटा रहे, वो अभी तक अब ताहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर रुकावटें खड़ी की गई थी और खारदार तारें लगाई गई थी, वो जो गलियाँ थी वहाँ से वो हटा दी गई। उससे जो मोटरसाइकिल पर लोग सवार हैं वो अब आसानी G64 और ये जो इलाका है इसमें बासानी जो है आ जा सकते हैं। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट नादरा चौक से यही है कि पुलिस अगरचे मौजूद है लेकिन बहुत कम तादाद में है। उसके अलावा इनके पास पहले यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स मौजूद थे वो भी इनके पास गाड़ियाँ आई हैं और इन्होंने इक्विपमेंट्स उनको दिया है और वो भी जा चुकी हैं। और अब पुलिस वाले बहुत कम तादाद में यहाँ पर नादरा चौक पर मौजूद हैं। अब तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो F9 पार्क की तरफ हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। सही है, बिल्कुल सही है। ये अब सिचुएशन है अभी इस वक्त की। अब ज़रा हम चलते हैं जाहिद फारूक की जानिब। F9 पार्क से बराह रास्त हैं, काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। जाहिद, आपके आसपास 7:30 बजे का वक्त है और अभी तो 5 बजे हैं, अभी से लोग आना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, F9 पार्क मौजूद हूँ, लेकिन आप मेरे अगर कैमरे की आँख आप दिखा सके तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहुँच चुके हैं F9 पार्क में। मेरे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और 7 बजे तकरीर है, इतनी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो लंडी कोतल, ज़िला लंडी कोतल और इमरान खान का सफाई है और बिल्कुल इमरान खान चाहिए। हम लोग जो है ना तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर से आया है ना, इसीलिए आए कि इमरान खान का मिस कॉल था, अगर पूरा कॉल किया तो पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। अभी ये मिस कॉल थी तो इतनी दूर से आए हैं? जी भाई, लंडी को 450 किलोमीटर दूर से आया है इलाका गैर से। आप कहाँ से आए हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सिला वाली डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से आया हूँ जी। इतनी जल्दी पहुँच गए आप? 7 बजे खान साहब का खिताब है। बस खान साहब जब बुलाएं तो फिर हमारा दिल नहीं करता कि हम ठहरे, हम कहते हैं कि फ़ौरन उधर पहुँचे। खान साहब से भी मौजूद हैं, सरगोदा से भी मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से जी। अच्छा, आप पेशावर से? इतनी जल्दी पहुँच गए? बिल्कुल जी, बस ये तो कुछ बात नहीं कि अगर सर कलम के लिए भी कुछ हो तो हम हाजिर है जी, इंशाल्लाह। खान साहब के लिए सर भी कलम करा? बिल्कुल जी, हम उनका सिपाही है, जो उसका हुक्म है हम वो इंशाल्लाह जी। आप कहाँ से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं जी भी से आया हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान से भी? जी जी। क्या कहेंगे? कहना क्या है यार, ये सबको आपको पता है कि इमरान खान कितना अच्छा और दिलेर आदमी और पूरी तो आलम इस्लाम के लिए एक रोल मॉडल है। जो आजकल जो रिजीम चेंज करके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसलत की गई है, इनके खिलाफ हम पूरे मुल्क 22 करोड़ आवाम खड़े हैं। चलें, बड़े लोग हैं और काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है, कोई पेशावर से। और ये बड़ा मज़े का मुझे जुमला लगा, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद फारूक, नूरुल अमीन दानिश, कि मिस कॉल थी ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की। अगर पूरी कॉल आ गई तो फिर तो हम इससे ज़्यादा तादाद में होंगे। अच्छा अमीर, ज़रा हम सारी जो सिचुएशन है ना उस पर मैं चाहूँगी कि आप तमाम तर चीज़ों पर अपना भरपूर तज़िया दें। एक तो इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया अचानक इलेक्शंस के लिए, फिर मियाँ साहब 17 अगस्त की डेडलाइन दे दी। हुकूमत की ये कोशिश है कि इमरान खान की जमात को भी बैन किया जाए, इमरान खान भी नाअहल हों, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हों, तोशा खाना रेफरेंस हो, चाहे ये वाला मामला हो। अभी जो कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं कि क्या लग क्या रहा है आपको? आगे आने वाले चंद दिन इंतखाबात तो होंगे, लेकिन जो इमरान खान पर दबाव होगा हुकूमत का वो कितना होगा? इमरान खान साहब पिछले तीन दिन से जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, इसकी वजह इमरान खान साहब खुद बन रहे हैं। वो यूं कि आज इमरान खान अगर चाहें तो अगले 2 महीने में इलेक्शन करवा सकते हैं, और मुझे हैरत है कि वो ये क्यों नहीं करवा पा रहे। अच्छा। वो इलेक्शन कार्ड जो पहले शहबाज शरीफ के हाथ में था वो आज इमरान खान के हाथों में आ चुका है।
और वो इमरान खान जो मुसलसल शहबाज शरीफ से, पीडीएम से 4 माह से इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, आज जब इलेक्शन उनके हाथों में चला गया और वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो यूं कि वो अगर पंजाब और केपी की असेंबली को डिसॉल्व करते हैं और वो 123 लोग मुस्ताफी हो जाएं उनके नेशनल असेंबली से और सिंध असेंबली से, तो ये 700 सीटें बनती है सुमैया। 700 सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन करवाने का मतलब है आपको कम से कम 250 अरब रुपया चाहिए। इस वक्त आपके खजाने में 250 रुपया नहीं है किसी अलल्ले तलल्ले पे खर्च करने के लिए। क्या आप सिर्फ 5-6 महीने के लिए, क्योंकि अगले साल तो वैसे ही इलेक्शन है, तो क्या 5-6 महीने के लिए आप 250 अरब रुपए और इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप इलेक्शन में चले जाएंगे, और अगर आज इलेक्शन में हम चले गए होते, इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस हो चुकी होती, तो ये जो इमरान खान साहब के को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस जा रहे हैं, उनके ऊपर 62-63 लग रहा है, ये सब ना लग रहे होते, तो अब वो क्यों अपने लिए ये मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे वो इलेक्शंस में? क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो पंजाब हुकूमत के साथ क्यों चिमट के बैठ गए। या तो उनको चौधरी परवेज इलाही ने मजबूर किया होगा कि चूंकि वो बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर, शायद वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन यू थिंक कि वो मजबूर हो जाएंगे परवेज इलाही के हाथों? बिल्कुल हो सकते हैं। इस वक्त उनकी जान, इमरान खान साहब की जान, वो जिस तोते के अंदर है, उसका नाम परवेज इलाही है। आज अगर परवेज इलाही उनकी हुकूमत को छोड़ के और नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, तो इमरान खान पंजाब से फारिग हो सकते थे। आज अगर उनकी बज़ाहिरत तो उनकी हुकूमत थी, लेकिन हुकूमत तो इमरान खान की, पीटीआई की समझी जा रही है पंजाब के अंदर। वो इस वजह से है क्योंकि आज 10 वोट वक्फ लीग के उनके पास मौजूद है। अगर ये 10 वोट उनको वक्फ लीग के ना मिलते, तो वो कभी भी अपने मुखालिफिन को इक़्तिदार से बाहर ना निकाल सकते, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। तो मैं समझता हूं कि उनको, और अभी आप देखिएगा, ये तो अभी शुरू हुआ है सिलसिला, क्योंकि पीडीएम किसी सूरत में इमरान खान को सियासत में कबूल नहीं कर सकती। ये तो अभी सिलसिला शुरू किया है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इंतकाम लेने का। अब ये बहुत आगे तक जाएगा। और इमरान खान, ये अब तारीख, और आज 5 बजे आप मुझसे बात कर रही हैं, आप नोट कर लें, आज से 3 महीने के बाद इमरान खान साहब और इतने ज्यादा फंस और धंस चुके होंगे मसाइल के अंदर कि इनके लिए निकलना और मुश्किल। और ये तोशाखाना रेफरेंस, ये तो तोशाखाना रेफरेंस जो उधर जारी दरख्वास्त, वो भी एक चीज होगी। 17 अगस्त की डेडलाइन जो है। जी देखिए ना, कल तक तोशाखाना रेफरेंस की बात तो नहीं थी। सही बात है। आज ये एक नया बॉक्स खुल गया तोशाखाना रेफरेंस का। परसों एक और चीज कराएंगे इमरान खान के खिलाफ। सच या झूठ की एक अलग बात है कि उस केस में जान होगी या नहीं होगी, लेकिन ये किसी सूरत में भी इमरान खान को पॉलिटिकली अलाइव नहीं देखना चाहते। लेकिन प्रेशराइज तो होगा ना, प्रेशराइज तो किया जाएगा हर तरीके से। पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं जरा इस पर कानूनी नुक्ते भी जान लूं, फिर दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। अच्छा आज़िज़ साहब, अब ये तोशाखाना रेफरेंस की बात भी आज ही आ गई कि जी उधर ना अहल करवाया जाए ताकि ये फैसला आए, फिर वो शो कॉज नोटिस की मुद्दत भी है। ये 17 अगस्त की डेडलाइन क्या ऐसी आ गई? और मुझे बताइए कि कैसे 62(1)(f) के तहत इस पर नाअहली हो सकती है? ये जो तोशाखाना वाला मामला चल रहा है। बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 62(1)(f) उर्दू में, फारसी में, पश्तो में, सराइकी में, मैंने कहा भी था दोस्तों को कि इन तक जरा भिजवा दें। अच्छा। खास तौर पर पीडीएम सबको, और पढ़ के सुना दें। ये सगेशियस राइटर्स ऑनेस्ट एंड मीन का फैसला करना है एक तो अदालत ने, और नंबर 1 ये आपके नॉमिनेशन पेपर से ताल्लुक है। आज आपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, कागजात में कुछ चीजें दी और आप इलेक्शन लड़ लिया। अब उसके बाद जो आप कोई जायदाद खरीद रहे हैं या कर रहे हैं, वो फिर आप अगले नॉमिनेशन पेपर तक बात जाएगी। सिंपल सी में बात। और तोशाखाना का जहां तक केस है ना, वो बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि वो जो भी चीजें हैं उनकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्नों में या वेल्थ स्टेटमेंट में अवेलेबल होंगी। अब वो जब नॉमिनेशन पेपर नए दाखिल करवाएंगे उसमें आ जाएगी। सर ये एक चीज जरा क्लियर कर दें कि इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है दरख्वास्त? नहीं, देखिए पहली तो बात है, मैं अभी ये खत्म कर लूं, इलेक्शन कमीशन का जो हालिया फैसला है वो भी अपने इख्तियारात से तजावुज है। ठीक है। पहले तो मैं समझा दूं कि 62(1)(f) का तरीका, मैं इमरान खान साहब एक सियासी जमात के लीडर भी हैं, पार्टी हेड भी हैं। अगर वहां कोई सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई है तो उसका इतलाक उनके जाती मामलात पर नहीं होगा, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर मैं ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू कर लूं? अजहर साहब, सर सॉरी कि आपको रोक रही हूं क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अजहर साहब की बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बड़े अहम नुक्ते पे बात कर रहे हैं वो। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज की सूरत हाल की, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज PTI का, उसके बाद काबीना में जो आज फैसले हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद किस तरीके से हुकूमत आगे कोशिशें करेगी, फिर तोशा खाना रेफरेंस, उस पर हम ज़रा कानूनी राय ले रहे थे। अजहर सिद्दीक साहब से मैं चाहूँगी कि वो कंटिन्यू करें अपनी बात को। जी अजहर साहब। शुक्रिया। 62(1)F बड़ा क्लियर है इस हवाले से। मैं कोई लोग मिसालें देते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब जो हैं जी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई हो गए। वो इशू क्या है कि वो अकामा होल्डर थे दुबई का। दुबई में अकामा होल्डर उसको मिलता है जो मुलाजम, और मुलाजम में बाकायदा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते रहे। अब वो उनकी जात का मसला था, उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया। तो अपना तनख्वाहदार थे, तो जब आप खुद जाती तौर पर डिक्लेयर ना करें तब आप सगेशियस, राइटस और अमीन नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ को पार्टी फंड में जो करोड़ों रुपया रिश्वत का आया उस बुनियाद पे तो नहीं हुए। इसी तरह इमरान खान साहब पर पार्टी के हवाले से कोई भी अगर मामला होगा तो उनकी जात के हवाले से 62(1)F का इतलाक नहीं होगा। इसी तरह तोशा खाना के हवाले से अगर मामला सारे आप देखें, तोशा खाना के डिक्लेयर होने बाद के सालों में, उस वक्त जब उन्होंने पहले नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए थे, ये तो उनके वजीर आजम के वक्त के हैं और उनकी टैक्स की रिटर्नों में हर चीज रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये असल में आजकल बयानियां एक बना रहे हैं अवाम को, यानी आप अंदाजा लगाएं 48 घंटे में मेरे ख्याल को 70 प्रेस कॉन्फ्रेंसें। क्या बताना चाहते हैं? कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इससे आगे आ जाए आप, मैं इससे आगे बात कर रहा हूँ। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को डेफेमेशन के नोटिस देने लगा हूँ। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक और बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फाइल कर रही है ना जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से भी एक रेफरेंस फाइल मैंने आज भिजवा दी है। अच्छा। अपना रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में। और अगली बात एक और है कि मैं चैलेंज करने भी जा रहा हूँ, और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है ना, फॉरेन फंडेड पार्टी नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से बात थी। और कुछ पैसे अगर गए हैं, पाकिस्तानी है उसने शादी कर ली है इंडियन के साथ, तो पाकिस्तानी के पैसे जायज हैं। वो जो इंडियन से शादी की है उसे इस तरह, तो बेचारे शोएब का क्या हाल होगा? लेकिन वो आप अंदाजा लगाएं। अच्छा ये चलें, ये तो वो बातें करें जो आवाम को हम समझाएं थोड़ा सा ना, क्योंकि आवाम ये पूछ रही है कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि जमात को बैन किया जाए, इमरान खान को नाअहल किया जाए, इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर ये मामला हम लेके जाते हैं अदालत में, तो क्या अदालत कर देगी? ये मामला हो जाएगा? आप बताएं अजहर साहब। अच्छा, आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है। हाँ 17 जो सियासी जमात, ये बुनियादी हक है, और बुनियादी हक में कहा कोई भी सियासी जमात जो ऑपरेट करेगी वो बनाई जाएगी जो प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सालमियत, यानी अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या तो पैसे लिए हो किसी NDS से, जैसे मैंने कहा रॉ से, या किसी और इदारे से लिए, किसी से पैसे नहीं लिए, वो पैसा पाकिस्तान में इंटेग्रिटी के लिए, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए या पाकिस्तान में और मकासद के लिए, तो वो सियासी जमात को तहलील किया जा सकता है। तो अगर इसके दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिराने के लिए बाहर पे इल्जाम आए, वहां से पैसा लिया आपने, वोटर तोड़े, उनको पैसे दिए, असल तो वो वाला मामला है। वो आर्टिकल 17 के तहत वो सारी सियासी जमातें जो है ना वो तहलील हो सकती हैं। यहाँ अब जब मामला आएगा, और वो जो अपना हनीफ अब्बासी वाली जजमेंट है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वहां ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का डेफिनेशन सेक्शन और ऑर्डर 15 है, जिसमें बताया गया कि कुछ पोर्शन जो है फॉरेन नेशनल ने दिया हो, अरबों रुपया लिया हो, आप 10 रुपए कहेंगे आपने फॉरेन नेशनल, पार्टी तहलील हो जाएगी। पार्टी तहलील हो नहीं सकती है। सही है, इसके लिए पहले ये दो चीजें और याद रखनी है कि अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है नहीं, इन्होंने रेफरेंस तैयार कर लिया। ओ भाई, आपको पहले डेलिब्रेशन करनी है, एक चीज देखनी है, आपको तहरीक इंसाफ का मौकफ सुनना है। मौकफ सुनने के जब डिक्लेयर करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगी तब, और इसके खतरनाक रेप्रिकेशन क्या है। यानी बड़े शौक में आया, अच्छा कर लिया आपने जी, अच्छा मान ले
मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तहलील होगी, उस तहलील के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आपको कितना बड़ा आएगा। हाँ जाहिर है वो ये सारी चीजें भी हैं ना, और फिर सबसे बड़ा जो है वो एक अवामी रद्द-ए-अमल है, वो शायद नजर नहीं आ रहा हुकूमत को। अच्छा अमीर, अभी हम जो बात कर रहे थे कि एक तो ये कि इमरान खान आपने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शन हों, हालांकि उनके पास चॉइसेस भी हैं, लेकिन अब जो हुकूमत चाह रही है ये देखते हुए भी कि एक अवाम का रद्द-ए-अमल है, लेकिन वो पूरी कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से आउट किया जाए। कल इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा कि टेक्निकली मुझे आउट करना चाहते हैं ये इलेक्शन से, और ये होने नहीं देंगे हम। उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं आपसे जवाब लेती हूँ अमीर, सॉरी इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से भी बात हो रही है, एक तो ये हुकूमत तैयारी कर रही है कि पीटीआई को बैन किया जाए, इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए इलेक्शन कमीशन वाले फैसले पर, अब तोशा खाना वाले मामले पर भी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की जा रही है, क्या कहेंगे? जाहिर है इनको ये करना चाहिए, इसलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी सियासत खत्म होगी। इमरान खान के साथ तो इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अगर ये उल्टे सीधे और बोंगे किस्म के केसेस ना डालें तो ये और करें क्या इसके साथ? इमरान खान की जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ, प्लीज बोलिए। 4 साल की हुकूमत में तो कुछ पकड़ नहीं पाया, कभी तो तोशा खाना केस से घड़ी निकाल कर ले आते कि जी उसने घड़ी अपनी वो भेज दी थी, कभी वो कुछ और ले आते। एक वजीर आजम के लिए कि उसकी नीयत खराब हो तो उसके लिए शहबाज शरीफ बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो मंजूर चपरासी के अकाउंट से 20 अरब रुपए निकाल दे, जो अपने बड़े भैया को झूठ बोल के ट्विटर पे पाकिस्तान से बाहर भेज दे, इसका बेटा जो है वो अरबों रुपए का मालिक बन जाए रातों रात। वो नहीं जो पाकिस्तान से भागना चाहते हो, वीजा लगा के बैठे हुए हो, जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छी तरह से लूटा, उसकी मिसालें तो सामने है। तो ये क्या हमसे करेंगे? ये हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो पूरी कोशिश करेगी ना इमरान इस्माइल साहब आपको प्रेशर डालने के लिए, लेकिन आप लोग बात करते हैं इलेक्शंस की कि इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन आप क्या खुद वाकई आप लोग तैयार हैं कि इलेक्शंस हों? क्या वाकई इमरान खान साहब चाहते हैं इलेक्शंस हों? हम 100% तैयार है। इस पर जितनी पाकिस्तान की कौम जो है इलेक्शन की तरफ देख रही है, शायद इससे पहले सर तो आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? पंजाब में आपकी हुकूमत है, केपी में आपकी हुकूमत है। अच्छा मैं सुन नहीं पा रही हूँ इमरान इस्माइल साहब को। जी इमरान साहब, उसी दिन हम सारी सब्जियां रिजॉल्व कर देंगे, डेट अनाउंस कर देंगे। इनके पास है क्या? ये तो सीडीए में हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, तो सीडीए में हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब इनके पास नहीं है, सिंध इनके पास नहीं है, बलूचिस्तान इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, कश्मीर इनके पास नहीं है, पाकिस्तान इनके पास नहीं है। आप किधर हुकूमत कर रही है? ये जो है अपने केस माफ कराने के लिए, करने के लिए अक्यूज जो है खुद नैब के सामने पूरी नैब सिर्फ चेंज कर रहा है, पाकिस्तान का हाथ पकड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। मैं जितना सुन पाई हूँ इमरान इस्माइल साहब को, अमीर अगर आप भी सुन पाए हो तो ये समझ में कह रहे हैं कि पहले ये कौमी असम्बली तहरील करें, फिर हम बाकी असम्बलियाँ भी डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन एक जगह आप बस हुकूमत कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिल रहा है? नहीं, ये तो एक लेम एक्सक्यूज है कि आप पहले कौमी असम्बली तहरील करें। हाँ पहले मुख्तलिफ सिनेरियो था जब पंजाब गवर्नमेंट इनके पास नहीं थी, फिर हम कह सकते थे कि ये अगर सिर्फ केपी की असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो शायद पीडीएम की तरफ से नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली या सिंध असम्बली डिसॉल्व ना की जाए और वो केपीके में बाय इलेक्शन में चले जाए। लेकिन अब तो सिनेरियो डिफरेंट हो चुका है, टोटली डिफरेंट सिनेरियो। अजहर साहब आपके साथ हैं, आप इनसे पूछे कि क्या 700 सीट्स के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन है, और वो भी सिर्फ 4-5 महीने के लिए। हाँ अगर मिड टर्म पे हम खड़े हुए होते, यानी हुकूमत को अभी 2.5 साल या 2.25 साल हुए होते और फिर 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती, तो हम कह सकते थे कि अभी क्योंकि 2.5 साल 3 साल का अरसा पड़ा है इस पार्लियामेंट का, इस टेन्योर का, तो उसको आप बाय इलेक्शन से फिल कर सकते हैं। अब तो वैसे ही आपको इस पार्लियामेंट ने अपना अरसा मुकम्मल करना है अगले साल, तो आप अगर आज इलेक्शन अनाउंस करेंगे, 2 माह का टाइम होगा, 60 दिन का इलेक्शन कमीशन के पास, वो उसमें इलेक्शन करवाएगा, फिर नई असेंबली जो है मुंतखब होकर आएगी, उसको ओथ लेने में 15 से 20 दिन, तो 3 महीने के बाद फिर मजीद 4 महीने के बाद तो अगला इलेक्शन आ जाएगा।
तो आज अगर इमरान खान असेंबलीज डिसॉल्व कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत और अपना अरसा मुकम्मल करे। आपको जाना पड़ेगा जनरल इलेक्शन की तरफ। और इमरान खान साहब, आप मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों सिवाय परवेज इलाही के और क्या वजह ऐसी हो सकती है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। और अच्छा, एक वजह ये भी तो है ना, एक वजह ये भी तो है, लेकिन इसकी भी कोई टेक्निकली मामला समझ नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान रजा साहब जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो मुस्ताफ़ी हों तो फिर इलेक्शंस हों, लेकिन उसकी भी एक टेक्निकल तरीक़ेकार है, वो भी वो नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक मुतालबा ही आप समझते हैं? सुमैया, ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ना आंगन सीधा होगा, ना खान साहब की सियासत नाचेगी। ये तो वो बात होगी ना कि फलां भी इस्तीफा दे, फलां भी इस्तीफा दे। भाई वो सारे आपके मातहत तो नहीं है, वो सारे आपके मुखालिफ हैं। आप अपने मुखालिफिन को चाहते हैं कि वो आपकी विश लिस्ट पूरी करने बैठ जाएंगे यहाँ पे। कोई रियल पॉलिटिक्स की बात करें यार, कोई ग्राउंड रियलिटीज की बात करें। आप किस दुनिया में रहते हैं? आर्मी चीफ भी इस्तीफा देते, फलाना भी इस्तीफा देते, फलाना, सारी दुनिया इस्तीफा देते। इमरान खान साहब के सामने वो लाके लाल कारपेट बिछा देंगे। वो सारे इमरान खान को सियासत से खत्म करना चाहते हैं। वो इमरान खान को जिंदा करेंगे सियासत पे। ये इमरान खान ने देखना है कि मैं अपनी सारी जिंदगी की सियासत और मेहनत उनकी झोली में डाल रहा हूं, या मैं अपनी सियासी बका को किस तरह से बचा सकता हूं। तो समझ तो रहे होंगे ना इमरान खान साहब, समझ तो रहे होंगे सिचुएशन को। अमित, पता नहीं, पर अब देखिए, अब मैं तो अपनी दानिश के मुताबिक ही आपके सामने बात कर सकता हूँ। अभी तक उनका कोई ओपिनियन इस पे नहीं आ सका। मैंने नहीं सुना खान साहब का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। ना अब तक किसी ने उनसे कोई ये सवाल किया है, उनसे इसके ऊपर को आर्ग्यू किया है कि आप क्यों नहीं पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व कर रहे, जब आप जानते हैं कि आपके सारे मुखालिफिन इस वक्त पावर में हैं, जब आप जानते हैं कि वो आपके रास्ते में कांटे बिछाते चले जा रहे हैं, वो आपके रास्ते में बूंद नहीं बिछा रहे। अब आप चाहेंगे कि वो पावर में रखें। आज अगर पीडीएम पावर में है तो वो इमरान खान की वजह से पावर में है। जब तक वो पीडीएम पावर में रहेगी, वो इमरान खान को पावर और इमरान खान के दरमियान इतनी खलीज हायल कर देंगे, एक आयरन कर्टन खड़ा कर देंगे, इमरान खान को नहीं आने देंगे वापस पावर में। वो तो ये नजर आ रहा है हमें। So you think कि दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त जो डिसीजन लेना है वो ले लें इमरान खान साहब? एग्जैक्टली। और वो देखिए, वो एक ऐसे लीडर है कि वो रिस्क उन्होंने पहले भी साबित किया है कि वो ऐसी पॉलिटिकल, वो बाजुकात ऐसी अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल मूव्स कर जाते हैं जी, वो बाजुकात बहुत अनप्लेजेंट पॉलिटिकल मूव्स कर जाते हैं जो कोई और रिस्क नहीं ले सकता। ये रिस्क इमरान खान ही ले सकता है। और अगर अब उनके सामने ये दो रास्ते हैं, अगर एक तरफ उनके सामने हमेशा हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली मुश्किलात है ठीक, जो उस वक्त तक रहेगी जब तक पीडीएम पावर में रहेगी, दूसरी तरफ ये कि वो इलेक्शन की तरफ चले जाए, खुद बहुत पीडीएम डिसॉल्व, कुछ खत्म और इलेक्शन होगा, इलेक्शन में इमरान खान को कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ जाहिर, वो तो समझ में आ ही रहा है सबको। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास और अजहर सिद्दीक साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक और मामला है और सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम उस तरह नज़र नहीं आता, लेकिन जो रुपए में इस्तेकाम है कुछ वो नज़र आना शुरू हुआ है। और डॉलर जो है वो कम हुआ, कल हमने देखा कि 13 रुपये डॉलर कम हुआ, आज 4 रुपये 60 पैसे की कमी देखी गई और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में ही बेहतरी देखी गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये सब कुछ हुआ या इसके पीछे कोई और मामलात हैं कि डॉलर में कैसे बेहतरी आ गई है कि डॉलर मज़ीद भी कम होगा, डॉलर कहाँ तक जाएगा? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 190 तक हम देख रहे हैं डॉलर को, 200 तक डॉलर आ जाएगा, क्योंकि जितनी कीमत बढ़ चुकी है डॉलर की इन 4 महीनों में, तो बड़ी परेशानी है मुल्क में। तो ज़रा इस पर हम बात करते हैं। मैं जुआइन मिल असलम साहब माहिर मौशियात हैं, ज़रा उनसे इस टेक्निकल मामले पर बात करते हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, डॉलर की कीमत कल भी कम हुई, आज भी कम हुई, क्या आपको लग रहा है कि कुछ इस्तेकाम आ रहा है रुपए में? देखिए, बात यह है कि इंस्टेबिलिटी हुई क्यों, लोगों को नुकसान क्यों हुआ, और अगर आप वाकई में समझते थे कि डॉलर का रेट 240 नहीं 225 होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए, तो आपने किसको मौका दिया? ये तमाम चीज़ें तो जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है, उनके वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक, उन पे जाती हैं और ये मलबा उन पे जाता है। आज तकरीबन 4 महीने हो गए हुकूमत को आए हुए, IMF से प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पा रहे, मुल्क में $1 आ नहीं रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, दरामदात पे पाबंदियाँ लगा दी, बरामदात जो है 25% गिर गई। तो ये तमाम इशारे तो यही दिखा रहे हैं कि अभी तक आप नाकाम है बुरे तरीके से।
अब जो डॉलर ये कल से आज तक अभी तक गिरा है, ऑब्वियसली जब मार्केट इतनी बढ़ती है तो उसमें करेक्शन आता है, कहीं ना कहीं सेलिंग आती है। इसका मतलब यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि जी अब डॉलर में स्टेबिलिटी आ चुकी है। स्टेबिलिटी उस दिन आएगी जिस दिन IMF से बोर्ड मीटिंग मुकम्मल हो जाएगी, दोस्त ममालिक $4 अरब का वादा पूरा कर देंगे, स्टेबिलिटी उस दिन आएगी। तो ये वक्ती तौर पे है और फिलहाल तो ये हुकूमत जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल सकी, इनका कोई माशी प्लान नहीं है। ये इस तरह चला रहे हैं जैसे एक सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी खड़ा हुआ होता है, वो सुबह आता है, उसको नहीं पता होता कि वो शाम को कितने पैसे घर लेके जाएगा, वो पूरा दिन भीख मांगता रहता है। ये उसी तरह मुल्क चला रहे हैं। चलें, आप कह रहे हैं कि ये वक्ती है तो देखती ही रहता है या आगे कुछ सूरत हाल बेहतर होती है। मुजम्मिल साहब की तरफ दोबारा आते हैं। मुजम्मिल साहब, अभी आपने कहा कि वक्ती स्टेबिलिटी है, अगर डॉलर 190 तक वापस आ जाता है तो ये किसकी कोशिशें होंगी? क्योंकि IMF से भी डील वो कह रहे हैं कि मुकम्मल होने वाली है, लेकिन पिछले दिनों आर्मी चीफ ने भी खासी कोशिशें की हैं इस पर, तो आपको लगता है कि इसकी कामयाबी का क्रेडिट किसको जाता है? देखें, पहली बात तो ये कि इनकी कोई कामयाबी नहीं होगी अगर 190 तक आती है, क्योंकि ये जब आए थे तो 182 का डॉलर था, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी चीफ का ये काम नहीं है, जैसे इमरान खान ने भी कहा था कि दूसरे मुल्कों में जाके जो है ये हुकूमतों का काम होता है, या आर्मी चीफ ने इन पर एक तरीके का एहसान किया है कि बात की है। तो लेकिन ये एक अच्छा मैसेज नहीं होता ग्लोबली भी कि आप जो है मतलब आपकी वज़ारत ख़ारजा फ्लॉप हो गई, आपकी वज़ारत ख़जाना। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से निकल गया है। अगर अब सूरत हाल बेहतर होती है, मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट से मुल्क निकल जाता है, तो क्या सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो जाएगा? देखिए, पहले तो डिफॉल्ट की तारीफ होनी चाहिए ना कि डिफॉल्ट को हम किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब दो है, एक आप हैं मतलब चलती फिरती ये वो सारा कुछ सांस दे रही है, अच्छा सेहतमंद है, और एक शख्स है जो वेंटिलेटर पे है लेकिन वो जिंदा है मस्तूई सांस पे। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों को एक बराबर तो नहीं कहेंगे ना। तो ये जो मिफ्ता साहब बार बार कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचा लूंगा, उन्होंने तो मतलब काम दिखा दिया हुआ है। मतलब टेक्निकल तो आप हर चीज में डिफॉल्ट है। आप जब बैंकों को पैसे नहीं दे रहे डॉलर, बैंक आगे जो है सारिफ को पैसे नहीं दे रहे, आपको कर्जा कोई नहीं दे रहा, तो मतलब आप तो मतलब किस तरह की बातें करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कभी कभार। तो पहले डिफॉल्ट की तारीफ जो है सही तरीके से हमें एग्री कर लेनी चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट, और फिर उस पर देखना चाहिए कि उन पैरामीटर्स पे नहीं है तो हम डिफॉल्ट नहीं है। अगर उन पैरामीटर्स पे तो आप ये कह रहे हैं कि इनके पैरामीटर्स ही डिफरेंट हैं, ये वो पैरामीटर्स ही नहीं है जिस पर आप ये एक्सप्लेनेशन दें कि मुल्क डिफॉल्ट से निकल गया है। बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये अल्लाह करे कि ये जो डॉलर नीचे आ रहा है ये मजीद नीचे आए, रुपया जो है वो मुस्तहकम हो, बल्कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो, ये दुआ तो हमारी है इंशाअल्लाह। तो इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।